यूनिक गीक्स की टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर आपको 6 पेपर 6 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। और 6 सब्जेक्ट कौन से हो रहे हैं? पीसीएमबी ओ सॉरी, इंग्लिश, हिंदी, ये 4 5 सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं इसमें, सॉरी 6 सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट का 4 पेपर होने वाले हैं। ये सीरीज 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाली है। इसके अंदर आपको 2 शिफ्ट में अंदर पेपर हो रहे हैं, 9 बजे से लेके 12 बजे तक। और दूसरा पेपर होता है 5 बजे से लेके 8 बजे तक। अब इसकी खास बात क्या है? आप जब 9 बजे से लेके 12 बजे तक आप पेपर दोगे, आपका जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा, आपकी पीडीएफ हमारे पास आएगी, और पीडीएफ की हम जो है बोर्ड से चेकिंग करवा के आपको भेजेंगे। चेकिंग होगी आपकी, और चेकिंग की बोर्ड फॉर्मेट में आपकी चेकिंग होगी, और चेकिंग के बाद में आपके पास आपकी जो पीडीएफ है वो रिवर्ट होके आएगी, और आप अपना जो है रिजल्ट जो है देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड। ये पूरा पेपर आरबीएसई बोर्ड पैटर्न में होने वाला है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के ऊपर है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ऊपर है, तो इस चीज को कोई भी अवेल कर सकता है। जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन कर लेना। आज आज के लिए प्राइसेस है 249। उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो 299 ही फिक्स जो प्राइस हो जाएगी। मैं नहीं चाहता, पिछली बार हमने 199 की थी, बहुत सी सीट्स जो हैं स्टूडेंट्स ने ले रखी थी। अब मैं नहीं चाहता कि ये प्राइसेस अपन हमारी 100 सीट्स हैं कंप्लीट होते ही जो प्राइसेस भी कंप्लीट हो जाएंगी, प्लस जो है टेस्ट सीरीज की जो एंट्रीज हैं वो भी क्लोज हो जाएंगी। ये एंट्रीज सिर्फ 30th तक हम एंटर करेंगे, उसके बाद में किसी की भी एंट्री नहीं होने वाली है। सो मेक यूनिकिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है अपना विद्युत रसायन, या कहें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। और आज हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग करेंगे, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा डरते होंगे, या कुछ चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस नहीं होंगी। तो आज इन चीज़ों को अपन कंप्लीट करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस, इस लेवल तक अपन जाने वाले हैं। ठीक है ना? बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, पर एक चीज़ याद रखना कि हम इस लेक्चर को 1 सवा 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिवाइज हो जाए और आप जो है अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। ठीक है? तो आज जो चैप्टर रहेगा वो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहेगा, रसायन, विद्युत रसायन इस चैप्टर का हिंदी में नाम है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूं कि दोनों टाइप का कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। हमारी तरफ से जितना हो सके उतना कर रहा हूँ मैं। मेरी खुद की तबीयत खराब है, फिर भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ये चीज़ बोलने को मिल जाए कि भैया ने चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं करी। क्योंकि जब मैं अपनी कमिटमेंट लेवल पे आ जाता हूँ, या मैं कभी ऐसे बोल देता हूँ कि अब ये चीज़ होके रहेगी, दिट्स मीन चाहे कुछ भी हो जाए वो मैं करके ही रहूंगा। और यही एटीट्यूड आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाहिए। अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, ठीक है, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं वो चीज़ कैसे करूँगा, या मेरे से वो कैसे चीज़ हो सकती है। वो चीज़ होगी जब तुम तुम्हारे उन एक्शंस पे काम करना चालू करोगे, जब तुम अपने एटीट्यूड के अंदर बुलाओगे कि नहीं यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, या ये चीज़ मेरे से हो सकती है, नहीं कर हो जाएगी। तो वो जब एटीट्यूड रखोगे ना, तो कोई सी भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगेगी, और तुम्हें फिर वो बहाने नहीं लगेंगे कि लाइफ में हमारे से कुछ चीज़ें होती नहीं है एंड ऑल। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है? हाँ जी, सो क्या है, माइक पहन लिया है। फील नहीं आ रहा था लेक्चर लेते टाइम, लग रहा था कि कुछ ना कुछ कमी है, तो हमने सोचा कि माइक लगा ही लेते हैं, देखते हैं कुछ बढ़िया ही होगा। तो शुरू करते हैं भाई आज का ये लेक्चर फिर से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाई साहब विद्युत रसायन जिसको कहते हैं, कि बहुत से स्टूडेंट ये बोलते रहते हैं कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है, जो कि ये अपने को बोलते रहते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है ना, उसका जो चेंज है वो इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रिकल का जो चेंज है वो केमिकल में, इसको अपन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जिसका ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, अगर कोई इंसान कॉन्सेप्ट से पढ़ रहा है तो ये इसका पूरा डेफिनेशन नहीं है। इसकी डेफिनेशन यही है कि एक ब्रांच है, कंप्यूटर ब्रांच है साइंस का, जो कि हमें बताता है केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। ये हमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताता है, जिसमें ये पता चलता है कि जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और ये अपने को ये भी बताता है कि केमिकल चेंज क्या आता है बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर कोई इंसान इसके बारे में पूछे कि भाई साहब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बता दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन के बारे में बता दो, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि विद्युत रसायन हमें यह बताता है कि कोई भी केमिकल एनर्जी
है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, कोई भी रिएक्शन के केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जो चीज हमें बताती है, जो ब्रांच हमें बताती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और ये भी बताता है कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी में क्या चेंज आता है। ठीक है ना। तो ये आपको दो चीजें पे पता चल गई। अब यहाँ पे दो नाम आते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या नाम आते हैं? स्पॉन्टेनियस और एक आता है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इनका क्या मतलब होता है? हिंदी में भी सेम ही मतलब है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है शीघ्र, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है शायद से शीघ्र नहीं, जल्दी, वो कुछ ऐसा ही वर्ड होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि अपने आप होने वाला काम, अपने आप होने वाला काम। तो इसका ये, अगर रिएक्शन के फॉर्म में पूछा जाए कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, तो जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है, जो हैपन इन ऑन इट्स ओन, उस रिएक्शन विदाउट एनी हेल्प, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वहीं अगर नॉन स्पॉन्टेनियस की अगर मैं बात करूं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसी रिएक्शन होती है जिसको नीड एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है, टू वर्क, नीड एक्सटर्नल एनर्जी टू वर्क, इसको जो है नॉन स्पॉन्टेनियस अपन बोलते हैं। ठीक है। स्पॉन्टेनियस अपने को पता चल गया, नॉन स्पॉन्टेनियस अपने को पता चल गया। यहाँ से अपने दो कॉन्सेप्ट जो है अपन ने मजबूत कर लिए। माइक हट गया है, वापस लगा रहे हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। हाँ। अभी तक अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या कुछ रोल होता है, और क्या कुछ चेंजेस से पता चलता है अपने को, ये सारी चीज पढ़ी। उसके बाद अपन ने दो चीजें पढ़ी, जिसका नाम था भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और एक अपन ने पढ़ा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब उसके बाद में जो है अपन कुछ नामों के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है ऑक्सीकरण, या कहें इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण जिसको बोलते हैं अपन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सारी चीजें देखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अपन बोलते हैं अपचन। क्या बोलते हैं भाई? अपचन। ऑक्सीडेशन को अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण, और अपचन बोलते हैं रिडक्शन को। ठीक है ना। अरे यार, ये माइक आज क्यों नाटक कर रहा है इतना? ठीक है। तो यहां तक अपन ने देखा। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो ये आपको देगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन अगर होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। एक चीज ये याद रखना। अब एक बात और याद रखना कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज देगा। ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, नेगेटिव चार्ज देगा। और वहीं अगर, अगर अपन रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन की बात करें, या अपचयन बोलते हैं इसको, अपचयन। हिमांशु भी, आप धीरे धीरे है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट अच्छा लाने लग गए हो, क्यों भाई? मेहनत है यार। ठीक है। इसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को पाना। ठीक है ना। इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को पाना बोलते हैं। अगर यहाँ पे, अगर य- यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में अगर रिडक्शन हो रहा है, या रिडक्शन डिक्रीज होगा, देन ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज होगा। ठीक है। अभी मैं कुछ आपको एक इक्वेशन से भी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, एक फेमस जो रिएक्शन है Zn की, जब Zn में इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो क्या बनाया? Zn ई माइनस। ठीक है ना। सॉरी,
जेड एन ई माइनस, भाई जल्दी देखो, जेड एन ई माइनस प्लस टू जेड एन टू प्लस, सॉरी यार, क्या कर रहा है हिमांशु, आज नींद नहीं हुई ना पूरी ढंग से, नींद नहीं होती है पूरी, तो भाई इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो जेड एन टू प्लस हो गया, ठीक है। एक दो इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें टू इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये जेड एन टू प्लस हुआ। वहीं अगर मैं जेड एन टू प्लस से जेड एन ओ पे गया या टू इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब दो से अपन एक पे चले गए, जीरो पे चले गए, तो अपना जो साइन है वो माइनस का आया। वहीं अगर एक से जीरो पे गए तो वहां पे जो साइन है वो प्लस का है। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ज्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड या विद्युद्रोध, विद्युद्रोध, एक तो भाई हिंदी के नाम, इलेक्ट्रोड या विद्युद्रोध, ठीक है ना। ये एक जस्ट एक रोड होती है, ठीक है ना, एक रोड होती है जो हमें एक सहारा देती है, ठीक है ना, प्रोवाइड सरफेस टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब भाई एक बार याद रखना, जब भी मैं ऑक्सीडेशन को लिख रहा हूं तो मैं इसको पूरा नहीं लिखता, मैं ऑक्सीडेशन लिखता हूं, और रिडक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं। तो मैं बार बार अगर किसी को ऐसे दिखता लग जाए तो एक बात याद रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। ये सरफेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, एक जस्ट एक रॉड होती है। अब यहाँ पे दो इसके जो है ना टर्मिनल्स होते हैं। क्या टर्मिनल्स होते हैं? एक होता है इसका कैथोड, कैथोड को हिंदी में कैथोड ही बोलते हैं, एनोड को भी हिंदी में एनोड ही बोलते हैं, ठीक है ना। कैथोड को जो है हम इंग्लिश हिंदी में अपने आप वो बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है? ऑलवेज जो है रिडक्शन करता है। रिडक्शन क्या होता है? आप अभी अभी पढ़ के आए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये जो है ये एनोड जो है ऑलवेज जो है ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है आप अभी अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज आता है, सवाल आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, आपने जब बोला भैया ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो एक मिनट पॉइंट बताया था ऑक्सीडेशन उसमें, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण और रिडक्शन अपचयन में दो दो पॉइंट बताए थे मैंने। जब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, या वो जब बोला था, तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ये एक जस्ट नंबर होता है, ठीक है ना, नंबर होता है जब दैट शो हाउ द इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, या गेन का मतलब गेन्ड कुछ भी गेन हुआ, या और शेयर, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मिला गया या शेयर किया गया तो ये इसका नंबर शेयर किया करा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2PO7, अब मेरे से ऐसे पूछा गया कि इसमें जो है जो फॉस्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो मैं जो है, अगर आप लोगों ने रिडक्शन रिएक्शन पढ़ के आए हो, थोड़े से पढ़े वाले बच्चे हो, तो रिडक्शन नंबर अगर पढ़ा, मतलब रिडक्शन जो अपना है चैप्टर 11th क्लास अगर पढ़ा है, तो इसमें ये पता है कि भाई एक्स को अपन कैसे निकालते हैं, -2 इक्वल टू 0, 14 में से 2 गए तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, 12। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है फॉस्फोरस की यहाँ पे 12 है। और अगर किसी स्टूडेंट को नहीं निकालना आता तो मेरे हिसाब से वो पढ़ के ज़रूर आए वापस, ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अब जब है ना इलेक्ट्रोलाइट, जब भी अपन पानी के अंदर है ना, इलेक्ट्रोलाइट का एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक मीडियम होता है, ठीक है ना। जब भी अपन पानी के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं तो वो क्या करता है, वो या तो टूट जाएगा या घुल जाएगा उसके अंदर, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसमें, ठीक है ना। जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइट को एक हिंदी में अपन ये भी बोलते हैं आयनी घोल, है ना, आयनी घोल ये बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है आओ समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट एक करियर के काम करता है। पानी में डाला तो एक मीडियम बना देगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। अब इसके बारे में दो चीज होती हैं, दो पॉइंट होते हैं, एक बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है भाई कि पूरी तरीके से घुल जाना, जो कि 100% जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या सारी आयोनाइज हो जाएगा, जिस मतलब 100% जो है उसके अंदर पूरी तरीके से टूट जाएगा। और यहाँ पे क्या है, वीकली आयनाइजेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि क्या मतलब है कि वो जो आयंस है वो हल्के हल्के टूटेंगे, मतलब आधा आधा टूट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक बात कही कि रिडॉक्स रिएक्शन होती कैसे है और उसको कैसे देखा जाता है, वो भी देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वही होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन एक साथ होता है, ठीक है ना, उसे ही अपन क्या नाम है, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो भाई खुद से भी लिखने की कोशिश करो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, तो जैसे एक इसकी रिएक्शन होती है ZN2 प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। और हाँ, तुम लोगों ने जो कमेंट करा है, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज जो हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रिड्यूस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो मेरे हिसाब से रिड्यूस ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हो तुम लोग? जल्दी बताओ भाई, क्या करते हो यहाँ पे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ऑक्सीडेशन दो दो होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या भाई, ऑक्सीडेशन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, गेन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। लूज हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, अभी अभी पढ़ा के आया हूँ भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लूज कहाँ हो रहा है, यहाँ से 0 से 2 प्लस में जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो होगा ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब जो है कुछ मैं चीजें बता रहा हूँ, जैसे कि अभी तक हमने ये चीजें पढ़ी, अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में अपन अपन देखते हैं, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखते हैं भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ये एक एबिलिटी होती है, ठीक है ना, एबिलिटी होती है इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड की, या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, या वो लूज करेगा, ठीक है ना। ये जो चीज होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद आयन इट्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। एक मेजरिंग स्टिक की तरह काम करती है, ठीक है ना, मेजरिंग स्टिक की तरह काम करती है, जो दिखती है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, ये सब कुछ बताती है, ठीक है ना। यही पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज लूज करना चाहे तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। अगर देखो भाई, अगर कोई नेगेटिव चार्ज लूज हो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। वहीं अगर कोई पॉजिटिव है, अगर कोई पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी है ना, मैं एनसीईआरटी की जब रीडिंग मरवाऊंगा तब आपको सारी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, एनसीईआरटी के हिसाब से क्या कुछ होता है। अपन ने यहाँ तक सारी चीजें पढ़ी, अब दो ऐसी चीजें आती हैं जो आपको याद रखनी है। पहली भाई गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, सॉरी गैल्वानिक सेल बोलता हूँ मैं इसको, गैल्वानिक। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो टाइप के सेल होते हैं भाई, सेल के अंदर बात करते हैं भाई। गैल्वानिक सेल क्या बोलता है, ये क्या करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है। अब ये मत बोल देना बेशरमो कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है, अभी पढ़ा के आया हूँ तुम्हें। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है, यहाँ पे जो डेल्टा जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होगी। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे है, केमिकल एनर्जी का जो चेंज है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे एक फंडा अप्लाई होगा जो कि होगा लोन, जो कि आप रेफरेंस देख के आ सकते हो कहाँ से मैंने रेफरेंस लिया है। लो का मतलब है लेफ्ट, जो है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, और जो एनोड है
वो हमेशा नेगेटिव पे होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात कहानी सभी को समझ में आ गई होगी। ये क्या करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सभी इसके उल्टे पॉइंट है भाई, कुछ नहीं है। डेल्टा जी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो चेंज होगा वो जो होगा केमिकल एनर्जी में होगा। अभी है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट आएंगे, कुछ ऐसे बोलते हैं कि भैया आप है ना इजी लैंग्वेज में मतलब आप है ना हमें डिटेल, अरे भाई रिवीजन सीरीज चल रही है यहाँ पे, मैराथन नहीं चल रहा है, या मैं कोई वो वन शॉट वो लेक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें रिवाइज करा के लेके जा रहा हूँ कि तुम रिवाइज करके आ रखे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम रिवाइज कर रहे हो तभी। पी का मतलब है भाई पॉजिटिव, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। इसका पूरा फुल फॉर्म है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस फंडे पे वर्क करता है, इस फंडे पे वर्क करता है, और जो गैल्वेनिक सेल है वो इस वाले पे बंदे पे काम करता है। यहाँ तक की बात सभी को आ गई। अब अपन करते हैं भाई कुछ एनसीईआरटी की रीडिंग, देखते हैं आओ भाई एनसीईआरटी क्या करती है। अपन ने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से एनसीईआरटी की रीडिंग मारते हैं, आओ। तो चलो भाई अब थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग मारते हैं, कितने क्या कुछ अपन पानी में पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कुछ होती है, देखो मैंने जैसे बताया था, इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो आप सभी इतना तो जान गए होगे कि क्या कुछ कहना चाहता था। सारी चीजें अब क्लियर होने लग गई होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई पेन कहाँ पे होता है मुझे नहीं पता। हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने देख ली कि क्या कुछ होती है। उसके बाद में जो है अपन जो नेक्स्ट पॉइंट से चलने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेल्स जब अपन पढ़ रहे थे तो दो तीन एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि अपने को याद रखने चाहिए कि ये एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक जो ये वाले जो मेन है ना, कि ये एक तो ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो आपके जो ये पूछा जाता है ना कि जिंक से ये वाले जो रिएक्शन है Zn से प्लस Cu2 प्लस से Zn2 प्लस प्लस सी यू। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसका जो डायग्राम पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये जो डायग्राम है वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता था ताकि आपको जो है चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद में गैल्वेनिक सेल सच एज डिवाइस, गैल्वेनिक सेल आपने को पता चल गया गैल्वेनिक सेल होता क्या है, और मैंने सारी चीजें भी बता दी आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के भी बारे में अभी बता दिया, पढ़ के ही अपन आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। गैल्वेनिक एक्स सेल्स में होता क्या है, मैंने अभी अभी पूरा एक्सप्लेन किया था कि गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद में जो है आपको ये कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि हाफ सेल्स क्या होता है ये मैं आपको भी बता दूंगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में अभी अभी एक्सप्लेन किया था, जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर कोई नेगेटिव चार्ज देता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। कैथोड एनोड के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, क्या होता है कैथोड एनोड, ठीक है ना। अब जो है मैं आपको अभी जो है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कैसे कुछ इक्वेशंस है उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। मेजरमेंट जो है इलेक्ट्रोड ये अपने भी पढ़ेंगे, और भी अपने कुछ इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन ये अपने को पढ़ना है अभी। और ये क्या कुछ सीरीज है, ये जो उसको सीरीज बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन से अपन को वो करना है। बाकी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे जो चार्जी चीजें है ना वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लेंगे। बाकी तो मैं आपको बस इतना ही दिखाना चाहता हूँ कि कुछ नहीं है इतने इंपॉर्टेंट चीजें, जो कि कंडक्टेंस कैसे निकालती है, कंडक्टेंस कैसे निकलती है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो यही सारी अभी तक तो देखो इतना मैंने आपको पढ़ाया लाइक 15-20 मिनट का, तो आपको मैं क्या है एनसीईआरटी साथ साथ रीडिंग बताना चाहता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भाई याद रख लेना। उसके बाद में अभी जो है ये अपन ने पढ़ लिया है, अपन ने को हाफ सेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको। ई सेल के बारे में अभी बताना है कि ई सेल होता क्या है, ठीक है ना। ई सेल के बारे में बताएंगे, इससे ई सेल में क्या कुछ चीजें होती है अपन देखते हैं, ठीक है ना। अभी तक अपन ने चीजें देखी वो आपको जो है चीजें सारी सारी धीरे धीरे समझ में आ गई थी, ठीक है ना। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है सेल रिएक्शन की, सेल की रिएक्शन कैसे दी जाती है और कैसे अपन उस चीज को जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। सेल रिएक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं कि सेल रिएक्शन होती क्या है। देखिए कि जैसे एक एनोड के ऊपर क्या है, एक हाफ सेल इक्वेशन में लिखता हूँ। हाफ सेल के बारे में बता देता हूँ। हाफ सेल मतलब आधी जो इक्वेशन है वो लिख दी जाती है और आधी अलग से लिखी जाती है। एनोड के ऊपर क्या होगा, अपने को पता है Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस Zn2 प्लस, ये एक रिएक्शन है मैंने एनोड पे लिखी। वहीं मैं कैथोड पे लिखता हूँ एक और इक्वेशन जो कि होगी Cu की
Cu+2 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस विच गिव्स अस Cu। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको जब कंप्लीट 1 और 2 को ऐड करूंगा तो अपने को क्या रिएक्शन मिलेगी? अपने को रिएक्शन मिलने वाली है भाई Zn2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस Zn2 प्लस और Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स अस Cu। तो आपको इतना पता है ये वाली रिएक्शन कट जाएगी तो Zn प्लस Cu प्लस 2 से जाएगा Zn2 प्लस प्लस Cu। ये एक अपनी इक्वेशन आ गई जो कि अपन ने अभी भी पढ़ी थी। बट अगर आप जो है 12वीं कक्षा के अंदर है तो आपको ये एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये जो रिएक्शन है उसको ऐसे लिखा जाता है Zn प्लस 2 फिर Cu और ये जो है Cu प्लस 2। ठीक है, Cu2 प्लस सॉरी ये यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तक कोई बात प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अभी जो है ये वाली जो इस जो है इसे एनोड बोलते हैं, अपन ने अभी भी पढ़ा है। और ये जो है कैथोड होता है। ठीक है ना, पहले एनोड आता है फिर कैथोड आता है। पैनिक वाली जो इक्वेशन है अभी अपन इसमें लगती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ठीक है ना, पैनिक वाली क्या बताई थी भाई? पैनिक वाली में क्या नाम है, पॉजिटिव एनोड एंड नेगेटिव इज ऑन कैथोड। तो पॉजिटिव एनोड होगी तो एनोड वाली पहले लिखी जाएगी और कैथोड जो है नेगेटिव बाद में लिखी जाएगी। ठीक है ना, और ये जो आपको ये जो दिख रहा है इसे अपन बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं भाई? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अभी मैं एक टाइप की प्रॉब्लम करवाऊंगा उसके बाद आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे भाई। अगर भैया उसी के बाद में ये जो डंडा है इसको क्या बोलते हैं? इस डंडे को अपन बोलते हैं भाई फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री, इसका जो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना भाई, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है भैया ऐसे ही बता के जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसको याद रखना। ठीक है ना, अब जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे दिया है ना, Zn2 प्लस से Zn, ये जो अपने है एनोड दे दिया, एनोड का दिया है ना, एनोड दिया है -0.16। वहीं अब मेरे से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और पूछेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे को इसने दूसरा दिया जो कि होगा प्लस कैथोड का। ठीक है ना, ठीक है ना, अब अपने को ये दे दिया 0.19। अब इसने मेरे से पूछा कि मेरे को जो है कंप्लीट वाले का जो ई नॉट सेल है वो बताओ क्या आएगा। तो ई नॉट सेल का निकालने का एक फॉर्मूला होता है वो अपन देख लेते हैं। ई नॉट सेल अपने को क्या बोलता है? ई नॉट जो कैथोड का है माइनस ई नॉट एनोड का, ये बात याद रखना। ठीक है ना, ई नॉट कैथोड का माइनस ई नॉट एनोड का। और ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को फॉलो करता है इसलिए ये किया गया है। तो अब इसका फॉर्मूला अपने को पता चल गया। तो -0.19 माइनस -0.16, ये एक एनोड है, ये कैथोड है। अभी अभी पढ़ के आए हैं भाई। तो 0.196 प्लस 0.195 क्या होगा? 0.35 अपना जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आ गया। यही आपका जो है। अब भाई मैं ना ये करवाना नहीं चाहता कि 20 क्वेश्चन इसी क्वेश्चंस के ऊपर हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि भैया और क्या है। ठीक है, यहाँ तक आपने जो है चीजें को देख ली। अब अपन जो फॉलो करने वाला है वो है नर्स्ट इक्वेशन। देखो भाई, मैं पहले भी अभी बता रखा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं ये भी देख रहे हैं। अभी देखो 1 2 3 मैं चीजें करवा दे दिखा देता हूँ कि तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया करवा के नहीं जा रहे। देखो भाई, यहाँ पे अपन थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जिसके बारे में मैंने अभी भी बताया तुम्हें। ये वाला जो इक्वेशन है, सॉरी सॉरी, कंट्रोल जेड, ये वाले जिस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जो अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहूँ ना तुम्हें, क्वेश्चन यही है। अब मैं अगर मैं बताऊं, ये भी इसमें भी क्वेश्चंस नहीं बता रखे। क्वेश्चंस अगर आएंगे, क्वेश्चंस क्वेश्चंस कैलकुलेट ई नोट्स है, नहीं मैं ये गिब्स एनर्जी का आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चंस इसी एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि हर चीजें आपकी इसी में ही पूछी जाएंगी। जैसे कि एक सेल दे देगा उसका पूछेगा और लेफ्ट माइनस अपने को राइट करना पड़ता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अपने को क्या पता है के प्लस से के एच में जा रहा है तो -2.93 दे रखा है अपने को। ठीक है, ए जी प्लस से ए जी में जा रहा है 0.80, कुछ नहीं करना, 0.80 माइनस -2.93। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी सेम ये वाला क्वेश्चन अपने से हो जाएगा। अब अपन कर सकते हैं भाई, मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ भाई, बाकी कहीं से नहीं करवा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। सो अभी तक अपन ने ये जो चीजें देखी थी, अब अपन पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नर्स्ट इक्वेशन के बाद में फिर गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, उसके बाद में नर्स्ट इक्वेशन होगी।
नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल क्या होता है, सारी चीज़ें अपन देखेंगे और उसके बाद में अपना ये लेक्चर एंड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सारी चीज़ें इतनी ही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई नर्स्ट इक्वेशन क्या कहते हैं। अभी तक की जो कहानी थी अपन ने सारी चीज़ें देख ली, जैसे क्या कुछ अपन ने अभी तक देखा कि अपन गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, अपन ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सी चीजें देखी। अभी मैंने आपको कुछ ही देर पहले एक जो है एक फॉर्मूला बताया होगा, जिसके अंदर मैंने बताया था कि भाई जो गिब्स फ्री एनर्जी और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है वो अपन देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, वो होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी को अपन करते हैं माइनस एन एफ ई डॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एफ जो है अपना 96548 की वैल्यू होती है, अपनी के कैलोरी की ये जो वैल्यू वैल्यू होती है, और ई नॉट सेल अपने को गिवन होता है। ये एक फॉर्मूला है जनरली, जिसके अंदर अपने को एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अब आपसे ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, इसके अंदर ये फॉर्मूले की डेरिवेशन पूछ ली जाती है। ठीक है ना, ज्यादातर कि नहीं पूछी जाती है, बट इस बार थोड़े से चांसेस हैं कि ज्यादातर पूछ ली जाएगी। तो किस हिसाब से अपने को इसको सॉल्व करना होता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी की ये वैल्यू होती है ना, वो जो होता है ना वर्क मैक्स होता है। अब ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन ने पढ़ा था, और वर्क मैक्स कब होगा, वर्क मैक्स होगा जब कि माइनस एन एफ ई डॉट ई सेल से, ये मैंने अभी आपको पहले पढ़ा के निकला हूँ। तो अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी का अगर रिलेशन निकालूं, तो मेरे को यही रिलेशन जो है मिल जाएगा। तो अगर कोई डेरिवेशन पूछ भी ले, तो आपको जो है ये चीजें याद रखनी है। अब अपन यहाँ पे आते हैं, ये सारी चीजें जब थी, अपन जब इलेक्ट्रोलाइटिक किसमें, गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़ रहे थे। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के अंदर अपन ने जब पढ़ रहे थे, गैल्वेनिक सेल के अंदर, अब अपन ने इतना कुछ पढ़ लिया। ये सारी चीजें जब थी, जबकि अपनी अपन कब वैल्यूज निकाल रहे थे, जब अपने पास आइडियल कंडीशंस में जो है अपने को सब कुछ मिल रहा था, जिसमें प्रेशर 180 में मिल रहा था, टेम्परेचर अपने को 25 के डिग्री सेल्सियस के आसपास मिल रहा था। तो ये जब चीजें थी ना, तब अपने को जो वैल्यूज मिल रही थी, तब अपन उनको निकाल पा रहे थे। अब जब कोई भी चीज अपने को उस क्या नाम है स्टैंडर्ड कंडीशंस में ना मिले, या स्टैंडर्ड कंडीशंस में कुछ चीजें ना मिले, तो अपन क्या यूज करते हैं, उसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। क्या नाम है भाई, बोलो। नर्स्ट इक्वेशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी नर्स्ट इक्वेशन ही है। और इस नर्स्ट इक्वेशन की जो अपन जो फॉर्मूला है, जो कि है ई सेल इक्वल टू माइनस, सॉरी, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। हाँ, ये इसकी वैल्यू है। और इसको कैसे अभी तक डिराइव वगैरह करते हैं, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है ना, ये चीज अपन इनको इतना देख लेना। बट नर्स्ट इक्वेशन कब यूज की जाती है, जबकि अपने पास स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में चीजें प्रेजेंट ना हो, तो जो अपन है ना नर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज को निकालते हैं। अब इसका जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही है डेरिवेशन जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है ना, अब डेरिवेशन किस तरीके से निकालते हैं, अपने को ये पता है कि डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी होता है, डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है, वो आर टी एल एन क्यू के बराबर होता है। ये अपन ने थर्मोडाइनमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। यहाँ तक किसी को वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीजें जो थोड़ी बहुत अगर कुछ याद नहीं रहता है ना, तो उन चीजों को याद कर लिया करो। ठीक है ना, तो अपन ने अभी भी एक रिलेशन पढ़ा जिसका नाम था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये वाला अपन ने अपने पढ़ा था अभी। ठीक है, तो अपन यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। यहाँ तक किसी को, मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये माइनस है, ये माइनस है, चलो ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं माइनस से चेंज कर देता हूँ, तो एन एफ ई सेल इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल और माइनस आर टी एल एन क्यू, ये एक वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ई सेल नहीं लिख सकता, इसको मैं ई सेल लिख सकता हूँ, और इसको मैं नहीं लिख सकता ई नॉट सेल। और माइनस आर टी एल एन क्यू, अब आर टी एल एन क्यू, अपन एल एन क्यू को जब रिप्रेजेंट चेंज करेंगे ना, ये जो एन एफ, ये सॉरी मैं इतना डीप में घुस गया, सॉरी, रुको रुको। अपन इसको ई सेल तो लिख सकते हैं, पर कैसे लिखेंगे, तुम लोगों ने भी नहीं पूछा। ये एन एफ को कॉमन लिया, एन एफ को कॉमन लिया, और मैं एन एफ से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन, तो क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, फिर एल एन क्यू। ये अपन ने यहाँ से वैल्यू अपने एक निकाल ली है, और इसको अगर अपन निकालें, तो इससे अपने को ये वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, -2.303 आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। अब
यहाँ से है ना दो दो जो है फॉर्मूले जनरेट होते हैं। कौन कौन से दो फॉर्मूले जनरेट होते हैं? एक तो ये वाला जो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ एल एन क्यू, एक तो ये फॉर्मूला। और दूसरा ये वाला ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी को अगर अपन सॉल्व करेंगे ना तो ये आता है -0.059। ठीक है ना, 59 तक वैल्यूज लेते हैं कई जगहों पर अपन 591 तक ले लेते हैं एन। और ये अपना एल एन क्यू रहेगा, सॉरी लॉग क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये एक अपनी दूसरी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब एक चीज याद रखना, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, व्हेन क्वेश्चन सेज दैट इक्वेशन इज इन इक्विलिब्रियम, तब क्या स्टेट आएगा कि इक्विलिब्रियम में जब स्टेट आ जाएगी तब क्या होगा, ये जो भी पूरी की पूरी ई सेल वाली जो वैल्यू है इसको अपन किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। ये बात याद रखना। और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम को 10 की वैल्यू लेके सॉल्व कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी तक ये बात सारी समझ में आ गई होगी सभी को। अब मैंने आपको अभी बताया था कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सेल के अंदर अपन ने देखा था कुछ। तो कुछ इस एक इम्पोर्टेंट डब्बा एक देख लेते हैं जो कि अपने को एग्जाम्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है? इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है कि किस हिसाब से जो है चीजें आपको बतानी है। ठीक है ना, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर ई एक्सटर्नल जो अपना सेल है उसके अगर ई इंटरनल से छोटा हो जाएगा और ई एक्सटर्नल जो सेल है वो बराबर हो जाएगा, और ई एक्सटर्नल जो सेल है वो जो है इंटरनल सेल से बड़ा हो जाएगा, तो क्या कुछ चीजें चेंज होंगी। तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट होगा और यहाँ पे सेल स्टॉप कर देगा वर्क, और यहाँ पे सेल वर्क करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ पे? अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना चालू कर देगा। अब अपन ने जितनी भी अभी तक की कहानी पढ़ी है ना भाई, ये अपन ने जो कहानी पढ़ी है वो अभी तक अपन ने पढ़ी थी अपनी गैल्वेनिक सेल की। किसकी पढ़ी थी भाई? गैल्वेनिक सेल की पढ़ी थी। गैल्वेनिक सेल की, जिसमें अपने की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा होता था। ठीक है ना, अब अपन जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई साहब? इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, सो मेक श्योर जिसको भी ज्वाइन करना है मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिए। आओ चलो जब तक चलते हैं अपन दूसरे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर अपन बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? अपन ने अभी तक जितनी भी बात की वो गैल्वेनिक सेल के बारे में की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा? जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज होगी। यहां तक बात आ गई। अब एक बात याद रखना, इसके अंदर जो है ना, अपन पेन अच्छा लेते हैं, एनोड जो होगा वो होगा पॉजिटिव और कैथोड जो होगा नेगेटिव। अब अपन ने अभी तक यहाँ तक इतना देख रखा था जिसमें गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड पॉजिटिव था और एनोड नेगेटिव था। यहाँ पे उल्टा हो चुका है। अगर इसकी अब मैं दो टाइप की क्वालिटेटिव और क्वांटिटी एनालिसिस करूं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव एनालिसिस करूं तो क्या कुछ समझ में आएगा? क्वालिटेटिव में यही है कि NaCl को अगर मैंने यहाँ पे तोड़ूंगा तो Na जो प्लस जो जा रहा था वो अपन का अब कहाँ जाएगा? कैथोड में जाएगा। और जो Cl2 माइनस था वो किस में जाएगा? एनोड में जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब क्वांटिटिव एनालिसिस के अंदर भी बहुत सी चीजें जो है कही गई थी। अब उन चीजों के बारे में दो फेराडेज के लॉ आए थे, फेराडे के नियम या फेराडे के जो दो नियम आए थे जिसको अपन आज पढ़ने वाले हैं। फेराडो लॉ क्या कहता है अपन आओ देखते हैं। फेराडो का पहला नियम क्या कहता है? फेराडो लॉ का पहला नियम ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, दैट इज डिपॉजिट और डिसॉल्व्ड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, like when electricity passes through a liquid is directly proportional to the amount of electric charge। ये क्या कहना चाहता है? अभी तक अपन ने इतना पढ़ा कि फेराडे अपने को ये कह रहा है कि भाई जब जब तक अपने पास मतलब जो अपने पास जो चार्ज फ्लो हो रहा था, ठीक है ना, जो चार्ज अपना फ्लो हो रहा था, एक सेकंड ये वर्क कैसे नहीं कर रहा कि हाँ, तो फेराडे का अपना जो जो अपने को बोलता है कि जो
प्रोडक्ट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि डिपॉजिट होता है अपना इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होगा वो चार्ज पे हो जाएगा। मतलब जितना जो इलेक्ट्रोड जो प्रेजेंट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, चार्ज के हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कहाँ गई स्लाइड, कहाँ गई, अरे रुको रुको रुको, हाँ हाँ। तो इसमें ये जो जो वो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, चार्ज के हो जाएगा। बट अगर अपन इसका चार्ज का जो वो हटाएंगे तो अपना जो वो होगा वो जेड क्यू के बराबर, ये जो पोटेंशियल का हटाएगा। अब यहाँ से दो तीन फॉर्मूले जो निकल के आते हैं वो अपनी एनसीईआरटी के है, वो अपन अभी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में जो अपना पहला लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रखा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर रही है उसके जो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। और ये जेड जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। मैं लिख देता हूँ, जेड जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। ये यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ में आ जानी चाहिए। ये पहला लॉ अपना जो कहता है। और दूसरे लॉ के ऊपर अपन चलते हैं, उससे पहले मैंने अभी अभी देखो कितना हुआ, अमाउंट ऑफ जो चार्ज जो प्रेजेंट होता है वो अमाउंट ऑफ जो चार्ज जो कि डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है, जो चार्ज हो रही है उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब वहीं सेकंड लॉ अपना फेराडे का क्या बोलता है कि जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशंस जो कनेक्टेड होते हैं ना इन सीरीज या किसी सेम क्वांटिटी के अंदर, तो जो जो चार्ज जहां से पास हो रहा है, जो चार्ज जहां से पास हो रहा है थ्रू देम, जो कि डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। मतलब कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर तीन चार्ज ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है ना, सीरीज में पड़े हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके जो इक्विवेलेंट है वो सेम रहेंगे, ठीक है ना, वो सेम रहेंगे। और इससे अपन क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला जो अपना डिराइव होता है जो कि अपन एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, डब्ल्यू अपॉन ई एन ए। अगर जैसे एक एग्जांपल है, डब्ल्यू अपॉन ई एम जी और डब्ल्यू अपॉन ई, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि तीन कौन से सब्जेक्ट है, तो उनका, सॉरी 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 सॉरी, यार, डब्ल्यू अपॉन ई इसका जो है इक्वल रहेगा। इतनी मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी और स्लाइड भी सब सही हो गई भाई। बीच में क्या होता है, कभी कभी चीजें अपने आप खराब करने के लिए कोशिश करते रहते हैं और मेरे को बुरा बहुत लगता है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है भाई। तुम्हें तुम्हें एक बात नहीं पता, तुम्हारे को पढ़ाने से पहले किसी इंसान को पहले पढ़ना भी पड़ता है कि अपन जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या पढ़ाने वाले हैं, और क्या कुछ जो है वो स्टूडेंट को जानना चाहिए। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस से पहले अपने को पता है कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है पता है ना भाई, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर से नहीं पास होती। अब कंडक्टर के भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोट्रॉनिक और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इसके अंदर डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ये जो है डिसोशिएट नहीं होता, नहीं होता। और ये क्या होता है, डिसोशिएट होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडक्टेंस होती है वो ड्यू टू आयंस होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, सॉरी, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और यहाँ पे जो कंडक्टेंस होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन होती है। तो ये एक डिफरेंस कहो या कुछ भी कहो, ये जो पेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो पेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना। अब एक बात मैं बता देता हूँ कि फैक्टर क्या कुछ कंडक्टेंस पे अफेक्ट करेंगे। अब कंडक्टेंस तो हो रही है, कंडक्टेंस तो हो रही है, अब फैक्टर क्या कुछ कंडक्टेंस पे अफेक्ट करेंगे वो अपन देख लेते हैं। फैक्टर्स मैं जल्दी लिख लेता हूँ क्योंकि मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है ना। पहली बात, फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो अपने को जानना जरूरी है। अब एक बात याद रखना, मैं जहां पे अल्फा लिख रहा हूँ वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है।
अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये बात याद रखना। अपन अपने टीचर का ये पूरा एक टॉपिक है, मैं जल्दी से इस चीज को बता के निकल रहा हूँ। इलेक्ट्रो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई भी इक्वेशन के अंदर कितने में वो डिसोशिएट हो रहा है, कितनी उसकी डिग्री में, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री कितने डिग्री में वो कंप्लीट हो रहा है ना, उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो डिग्री नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, जो अल्फा होगा वो क्या होगा, 1 होगा हमेशा। और वीक में क्या होगा, वो अल्फा जो होगा ना वो हमेशा लेस देन 1 होगा, ये बात याद रखना। दूसरी बात, जो टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टेंस के। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अल्फा है वो प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टेंस के, और उसी से क्या होगा, मोर नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, और कंसंट्रेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन कंडक्टेंस के। ये जो चीजें मैं लिखवा के निकल रहा हूँ ना, तुम्हारे पेपर में एज इट इज आने वाली है, एज इट इज। सॉल्वेंट जो है प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कंडक्टेंस के। ठीक है, ये 5 पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, अब अपन यहाँ से अपनी दो टाइप की कंडक्टिविटी निकलती है, जिसका नाम है पहला मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और दूसरी होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, देख लो भाई, कंडक्टिविटी ऑफ सेल ऑफ आयन, किसी भी सेल ऑफ आयन की कंडक्टिविटी होगी वो ड्यू टू किससे होगी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल ऑफ, सॉरी, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा, के इंटू 1000। इसका फॉर्मूला होता है, के क्या है, सेल कांस्टेंट है, याद रखना। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, के इंटू 1000 अपॉन एन। और यहाँ पे एम और एन क्या है, एम भाई मैं बता के निकल चुका हूँ वैसे तो, पहले लेक्चर में अपन ने जिसने देखा होगा, एम क्या है, यहाँ पे मोलैरिटी है, और एन क्या है, नॉर्मेलिटी है। ठीक है, एन मोलैरिटी होती है, एन नॉर्मेलिटी होती है। अब इसके भी इफेक्ट देख लेते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे इफेक्ट नंबर 1, कंडक्टेंस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगी, डाइल्यूशन के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, दूसरी बात, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन डाइल्यूशन के। पाई एम और पाई इक्विवेलेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डाइल्यूशन के अंदर। जहां पे स्टार्स निकाल के लेके आ रहा हूँ, वो मान लेना कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक अपन ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, अब मैं जो है तुम्हारे को क्या लेके पढ़ाने वाला हूँ, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें कॉर्ट्स लॉ। क्या नाम है, कॉर्ट्स लॉ बोलते हैं, मैं मेरी जुबान ऐसी ही बोलती है। अब अपन थोड़ी सी क्या है, एनसीईआरटी की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आप सभी को, किसके तरफ लेके चल रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी की तरफ। आह, जुकाम लगी हुई है भाई, तबीयत मेरी बहुत ज्यादा खराब थी। बीच में मेरे जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं ना, उनको पता है ये बात, कि हिमांशु भैया की तबीयत बीच में बहुत खराब हो गई थी, अभी रिसेंट में वो ठीक हुए हैं, और अब उन्होंने अपना कमबैक किया है। हाँ, कमबैक। तो भाई, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में पहले पढ़ लो। ये जो फॉर्मूला है ना, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला तुम्हारे को बहुत इंपॉर्टेंट से याद कर लेना। और यहाँ पे भी दिखे हुए हैं आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, जो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, G इक्वल टू 1 अपॉन R। जी क्या होता है, आर क्या होता है, आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है ना, जी क्या होता है, जी का रिलेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये टेबल्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है ना। अभी मैं कहाँ कॉल्स लॉ के ऊपर लेके जाने वाला था आपको, आर इक्वल टू रोल, व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं दिखाना मुझे, कॉल्स लॉ दिखा। पाई एम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशन। अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया आप थोड़ा थोड़ा छोड़ा आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा के निकल रहा हूँ भाई मैं। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये पैरा को अच्छे से याद रखना, और ये ग्राफ को,
इतना नहीं पूछा जाता मुझे पता है, बट एक बार देख लेके चले जाना, ठीक है ना। अब मैं वो देख रहा था, कॉल्स लॉ कहाँ लिखा हुआ है, कॉल्स लॉ, ठीक है भाई। अब कॉल्स लॉ क्या कहता है, अगर मैंने जैसे किसी भी इक्वेशन ले ली, मैंने जैसे एक NaCl वाली इक्वेशन ले ली। अब मैंने पूछा कि इसका जो है मोलर कंडक्टिविटी अपने को निकालना है या किस हिसाब से, तो इसको कैसे अपने रिप्रेजेंट करेंगे। पाई एम NaCl को अपन कैसे निकलेंगे, पाई एम Na प्लस पाई एम Cl-, और कुछ नहीं है। जो अपने को इक्वेशंस होती है उनको तोड़ के जो लिखने का बता देंगे, जैसे इसमें देखो, ये सेम मैंने एग्जांपल लिया सेम। तो इसमें इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करके आपने को Na को अलग से निकालना पड़ेगा, Cl का अलग से निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड कर देना, बाकी कुछ नहीं है। कॉल्स लो यही है और कुछ भी नहीं है, सच में मैं बता रहा हूँ, इतना इजी में तुम्हें निकाल के बता रहा हूँ ना, ये ऐसा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और अब उसके बाद में मैं कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने बता दिया अभी, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हारे को दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये जो मैं बता के निकल रहा हूँ, ठीक है, बहुत इजी तरीके से बता के निकल रहा हूँ। क्या होता है, अपन बैटरी के ऊपर पढ़ने वाले हैं, बैटरी क्या होती है, ठीक है ना। कितने इट में है मोर देन वन और सेल, कितने सेल कनेक्टेड होंगे सीरीज में, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बेसिकली गैल्वेनिक, ठीक है। दो टाइप की बैटरीज होती है, एक तो प्राइमरी बैटरी होती है, ठीक है, और एक होती है सेकेंडरी बैटरी होगी, देख लेना, ठीक है ना। प्राइमरी बैटरी का काम क्या होता है, ठीक है ना। प्राइमरी बैटरी का काम क्या होता है, किसी भी जो सिंगल इक्वेशंस होती है ना उनको उनमें काम आती है, बट वही अगर बात करूं मैं डबल इक्वेशंस में, तो उसमें सेकेंडरी बैटरीज काम आती है। ये जो मैं दो गोले करके जा रहा हूँ ना, ये पढ़ने वाली चीजें, इनको समझा नहीं सकता कोई इंसान ज्यादा बढ़िया तरीके से। हाँ, पर मेरे से बढ़िया बढ़िया टीचर भी बैठे हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो। फ्यूल सेल, ये जो दो चार टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, इनके ऊपर मैं आपको शॉर्ट नोट्स बता दूंगा, शॉर्ट नोट्स जब आएंगे तब आप देख लेना उसमें से, बट बाकी इसमें से बस आपको एक बार रीडिंग मारनी है। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है ना वो यहाँ से पूछा जाता है। पेन अच्छा वाला, ये वाला जो इंपॉर्टेंट है ना वो सेकेंडरी बैटरीज के अंदर से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी बैटरी को अच्छे से तैयारी करके चलना, सेकेंडरी बैटरीज और प्लस ये जो है फ्यूल कोरिजन, कोरिजन वाला जो टॉपिक है ना, उसके अंदर से दो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस अगर बनते हैं ना तो इधर से बनेंगे, बाकी अपने को कहीं से नहीं बनने वाले हैं। तो अपन ने इस लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो लेक्चर है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन ने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देख लिया कि क्या कुछ बेसिक्स है, क्या कुछ डिटेल है। जिस स्टूडेंट को भी समझ में आया, मेक श्योर एंड तक देखा उसने, तो थैंक यू सो मच, आपने एंड तक देखा। जिसने एट द एंड तक देखा, दिल भेज देना। और अ, जल्दी से जल्दी अब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रखो भाई। देखो, वक्त बहुत ज्यादा कम है, अब अपने पास इतना वक्त अपने पास अब कम आ चुका है कि अपन बता नहीं सकते। अब जिस स्टूडेंट ने अपनी स्टार्टिंग से लेके गलतियां अभी तक कर रहा था ना, वो अब इस टाइम पे ऐसा एक्टिव हो जाओ कि भाई समझ में ना आए। मतलब वो होती है ना कि मेहनत इतनी करो अब इस मूवमेंट पे कि तुम्हारे आस पड़ोस में या जो भी तुम्हारा नोन है ना, वो तुम्हें ऐसे सोचे कि भाई कहाँ गायब हो गया, कहीं घूमने चला गया क्या, ऐसे उनको फील करवा दो। अब जो है, अब वो टाइम आ चुका है भाई, अब तुम करो या मरो वाली स्थिति है। तुमने अब जो है इतनी जो सिचुएशन अब तुम्हारे पास आ चुकी है। अब मैं एक छोटी सी तुम्हारे को स्टोरी सुनाता हूँ। आज मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक अंधी जो भेड़ होती है, उसका एक मालिक होता है, ठीक है ना। वो गलती से क्या है, कुएं में गिर जाती है। लोगों को बोलता है कि अब क्या करें, रात का समय है और कैसे निकालें, है ना। और वो सुनसान है, चार पांच जने थे। अब उन्होंने क्या किया, अब कोई सॉल्यूशन तो निकला नहीं, तो उन्होंने सोचा कि अब चलो इसको मारने का मतलब अपन इसको भूर ही देते हैं ताकि अभी मरी जाए, बूढ़ी तो हो ही रखी है। तो उन्होंने क्या किया, कुएं में रेत भरने लगे, रेत भरने लगे। अब इतना उन्होंने कूड़ा या रेत भरने लगे, एक मूवमेंट में वो जो बकरी जो रो रही थी, चिल्ला रही थी, ड्यू टू क्योंकि ऊपर से उनके पास इतनी रेत आ रही थी, तो वो चिल्लाना बंद कर दिए एक मूवमेंट पे। और फिर क्या है, उन लोगों ने सभी ने सोचा कि अब चलो मर गई होगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस भेड़ ने मतलब जो उनके ऊपर कचरा डालते जा रहे थे, उससे क्या हुआ, एक ढेर बनता गया और उस ढेर को चढ़ के जो है अपनी वो जो बकरी है वो बाहर निकल गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि तुम्हारे को अभी तक इतना कुछ सुना दिया गया है, अब तुम चुप हो जाओ। अब तुम्हारे को ऊपर आने का टाइम अब आ चुका है, अब तुम्हें जो है निकलने का टाइम आ चुका है, अब तुम्हें जो है अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। तो अब जो तुम्हारे पास जो एकदम पीक पे तुम आ चुके हो, इस मोमेंट पे लोगों ने तुम्हें ताने सुना चुके हैं, तुम्हारे को लोगों को परेशान कर चुके हैं, तो बस अब तुम जो है टॉप करने वाले हो। मतलब अब तुम अपने ऊपर जो अपना जो अपने अंदर से जो अपना तुम्हारा बेस्ट वर्जन निकलने वाला है ना, वो अब यहाँ से ही निकलने वाला है,
ठीक है? आई होप तुम सभी को अच्छा लगा होगा, मोटिवेट हुए होगे और अब अच्छे से तुम पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है ना? मैं तुम्हारे लिए बस बेस्ट ही विश करता हूँ। मैं बस अपने ऊपर भी इतना ही वर्क करता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे को कुछ अलग से नया निकाल के बता सकूँ, तुम्हें ईज़ी बता सकूँ, और किसी भी एक स्टूडेंट से भी मेरी अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मैं बहुत हेल्पफुल होता हूँ उस चीज़ में, ठीक है? आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और रिवीजन सीरीज़ को इतना ही प्यार करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो 5 फरवरी को लॉन्च हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। टेक केयर, टाटा, बाय-बाय, तब तक के लिए ध्यान रखें, और जिसको भी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है जल्दी जॉइन कर लें। बाय।